दोस्तों, सोचिए अगर आपकी बेटी अचानक गायब हो जाए। पुलिस कहे कि कोई सबूत नहीं है, कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा हो, तो क्या आप कानून तोड़कर अपनी बेटी को बचाएंगे या कानून का इंतजार करेंगे? यही है प्रिजनर्स की दिल दहला देने वाली कहानी। ये फिल्म सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये एक पिता की मजबूरी, गुस्से और प्यार की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक ठंडी सर्दियों की शाम से। केलर डोवर, एक मध्यम वर्गीय आदमी जो बढ़ईगीरी का काम करता है। उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा, पैसों की तंगी है, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। केलर एक गहरे धार्मिक विचारों वाला इंसान है जो भगवान में पूरा विश्वास करता है। थैंक्सगिविंग का दिन है। केलर अपनी पत्नी ग्रेस और 2 बच्चों, बेटे राल्फ और छोटी बेटी एना, के साथ अपने पड़ोसियों के घर खाने पर जाता है। पड़ोसी है फ्रैंकलिन और नैन्सी बर्च और उनकी बेटी जॉय। दोनों परिवार अच्छे दोस्त हैं। खाना, हंसी मजाक, गर्मजोशी, सब कुछ सामान्य लग रहा है। खाने के बाद दोनों छोटी बच्चियां एना और जॉय बाहर खेलने जाती हैं। वे कहती हैं, हम एना के घर जाकर खिलौने लेकर आते हैं। माता पिता इजाजत दे देते हैं। दोनों बच्चियां बाहर निकल जाती हैं। घर के बाहर एक पुराना जर्जर आरवी वैन खड़ी है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। अचानक केलर को एहसास होता है, एना कहाँ है? वो तो कब की वापस आ जानी चाहिए थी। वे बाहर देखते हैं, कोई नहीं। पड़ोस में ढूंढते हैं, कोई नहीं। घर जाकर देखते हैं, वहां भी कोई नहीं। दोनों बच्चियां गायब हैं। केलर का दिल धड़कना बंद हो जाता है। वो चिल्लाता है, एना, एना, लेकिन कोई जवाब नहीं। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव लोकी, एक तेज, चतुर और अकेला जासूस, मामला संभालता है। लोकी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में थकान है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपराध सुलझाने में लगा दी है। उसके पास कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस उसका काम। लोकी पूरे इलाके में खोज शुरू करता है। घर घर जाता है, हर पड़ोसी से पूछता है। फिर किसी को वो पुरानी आरवी वैन याद आती है। लोकी और उसकी टीम उस वैन को ढूंढती है। वैन एक पेट्रोल पंप के पास जंगल के किनारे खड़ी मिलती है। जब लोकी वैन के पास पहुंचता है तो अंदर एक आदमी बैठा है, एलेक्स जोन्स। लोकी चिल्लाता है, बाहर निकलो, हाथ दिखाओ। एलेक्स घबरा जाता है और वैन स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेजी से एक पेड़ से टकरा जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब शुरू होती है असली जांच। लोकी एलेक्स से पूछताछ करता है, लेकिन एलेक्स कुछ नहीं बोलता। वो बस खाली नजरों से देखता रहता है। सिर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। एलेक्स मानसिक रूप से विकलांग है। उसकी बुद्धि एक 10 साल के बच्चे जितनी है। वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। लोकी घंटों पूछताछ करता है, तुमने उन बच्चियों का क्या किया? वे कहाँ हैं? लेकिन एलेक्स कुछ नहीं बोलता। फॉरेंसिक टीम वैन की जांच करती है। कोई सबूत नहीं मिलता। न खून, न बालों के निशान, न कपड़े, कुछ भी नहीं। सबूत के अभाव में एलेक्स को छोड़ना पड़ता है। केलर इस फैसले से पागल हो जाता है। जब एलेक्स पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो केलर उसके सामने आता है। वो गुस्से से एलेक्स का कॉलर पकड़ता है। मेरी बेटी कहाँ है? एलेक्स धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाता है। केलर के कान उसके बहुत पास हैं। वो सुनता है, वो तब तक नहीं रोई जब तक मैं उन्हें छोड़कर नहीं गया। केलर का खून जम जाता है, लेकिन पुलिस और दूसरे लोगों ने ये बात नहीं सुनी। केलर चिल्लाता है, तुमने सुना? उसने कबूल किया। लेकिन कोई नहीं मानता। लोकी कहता है, उसने कुछ नहीं कहा। तुम सुन रहे हो जो तुम सुनना चाहते हो। केलर अब यकीन कर लेता है, एलेक्स ही अपराधी है। वो एलेक्स पर नजर रखने लगता है। एक दिन वो एलेक्स के घर के बाहर चुपकर सुनता है। एलेक्स एक गाना गुनगुना रहा है। केलर को झटका लगता है। यह एना का पसंदीदा गाना था। अब केलर का मन पक्का हो जाता है। वो सोचता है, अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो मैं करूंगा। केलर एक खतरनाक फैसला लेता है। वो एलेक्स का अपहरण कर लेता है। उसे अपने मृत पिता की पुरानी इमारत में ले जाता है, एक वीरान, टूटी फूटी जगह जहां कोई नहीं आता। केलर ने इमारत के तहखाने में एक कमरा तैयार किया है। वो एलेक्स को जंजीरों से बांध देता है। अब शुरू होता है यातना का सिलसिला। केलर फ्रैंकलिन को भी साथ लाता है, जॉय के पिता को। फ्रैंकलिन पहले तो मना करता है, लेकिन अपनी बेटी की याद में हामी भर देता है। केलर एलेक्स को मारता पीटता है, बता मेरी बेटी कहाँ है?
एलेक्स रोता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। केलर उसे ठंडे पानी में भिगोता, भूखा रखता, मारता पीटता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। फ्रैंकलिन अपराध बोध से टूट जाता है। एक रात वो अपनी पत्नी नैन्सी को सच बता देता है। नैन्सी हैरान और गुस्से में होती है, लेकिन फिर वो भी एलेक्स को देखने जाती है। फ्रैंकलिन कहता है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, यह गलत है। लेकिन नैन्सी, एक माँ, कहती है, नहीं, अगर उसे पता है तो केलर को जारी रखने दो, बस हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इस बीच लोकी की जांच जारी रहती है। लोकी इलाके के सभी यौन अपराधियों से पूछताछ करता है। एक दिन वो एक स्थानीय पादरी के घर जाता है। तहखाने में एक लाश मिलती है। लाश एक कुर्सी से बंधी हुई, सड़ चुकी है। लोकी पादरी से पूछता है, यह कौन है? पादरी कांपती आवाज में बताता है, वो इंसान मेरे पास इकबाल करने आया था। उसने कहा कि उसने कई बच्चों को मारा है। मैंने गुस्से में उसे मार दिया। वो कहता था कि वो भगवान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। लोकी लाश का निरीक्षण करता है। उसके गले में एक अजीब लॉकेट है, एक भूल भुलैया का चिन्ह। यह एक सुराग है, लेकिन कहाँ ले जाएगा? बच्चियों के लिए मोमबत्ती जुलूस निकाला जाता है। पूरा पड़ोस एना और जॉय की सलामती के लिए प्रार्थना करता है। लोकी भी वहां है। तभी उसे एक अजीब आदमी दिखता है, हुड पहने, संदिग्ध हरकत करते हुए। लोकी उसकी तरफ बढ़ता है। रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वो आदमी भाग खड़ा होता है। लोकी उसका पीछा करता है, गलियों में, घरों के पीछे, लेकिन वो आदमी भाग निकलता है। लोकी एक रेखा चित्र बनाने में कामयाब होता है। एक और अजीब घटना होती है। एक रात ग्रेस को अपनी बेटी के कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ कर जाती है, लेकिन कोई नहीं है। फिर उसे अपने बेडरूम की खिड़की खुली मिलती है। कोई घर में घुसा था। लोकी जांच के लिए आता है। वो ग्रेस को देखता है। वो दवाओं के प्रभाव में लग रही है। उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन फिर भी घर की तलाशी लेता है। ग्रेस उसे तहखाने में ले जाती है। वहां बहुत सारा सामान भरा है, राशन, दवाइयां, सर्वाइवल किट। लोकी को आधी खाली लाई की बोरी दिखती है। ग्रेस कहती है, केलर हर रात देर से घर आता है। कहता है कि पुलिस की तलाश में मदद कर रहा है। लोकी जानता है ये झूठ है। अब लोकी को केलर पर शक होने लगता है। वो केलर की पिछली जानकारी खंगालता है। पता चलता है कि केलर के पिता एक जेल के अधिकारी थे जो सालों पहले आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने केलर को एक पुरानी इमारत छोड़ी थी। लोकी उस इमारत पर पहुंचता है। केलर वहां है। लोकी सवाल पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? केलर झूठ बोलता है, बस पुराना सामान देख रहा था। लोकी इमारत में देखना चाहता है, लेकिन तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है। उसे तुरंत जाना पड़ता है। केलर की जान बच जाती है। इस बीच लोकी को एक और सुराग मिलता है। एक कपड़ों की दुकान की महिला बताती है कि एक अजीब आदमी बच्चों के कपड़े खरीदता था। फिर एक गाड़ी का नंबर मिलता है। लोकी उस आदमी की पहचान कर लेता है, बॉब टेलर। लोकी बॉब के घर पर छापा मारता है। जो वो देखता है वो भयानक है। पूरे घर की दीवारें भूल भुलैया की तस्वीरों से भरी हैं। एक कमरे में बंद संदूक है जिनमें भूल भुलैया की किताबें, सांप और खून से सने बच्चों के कपड़े हैं। केलर और बर्च परिवार कपड़ों की पहचान करते हैं। हाँ, ये एना का कपड़ा है, ये जॉय का है। बॉब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में बॉब इकबाल कर लेता है, हाँ, मैंने उन्हें उठाया था। लेकिन जब लोकी पूछता है वे कहाँ है, बॉब कुछ नहीं बताता। तभी एक हैरान करने वाली घटना होती है। पूछताछ के दौरान बॉब एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और अपने सिर में गोली मार लेता है। बॉब मर जाता है, लेकिन बच्चियां अभी भी गायब हैं। केलर अभी भी यकीन करता है कि एलेक्स जानता है। वो एलेक्स को और यातना देता है। आखिरकार एलेक्स कुछ बोलता है, मैं भूल भुलैया से भागा था। भूल भुलैया? केलर का ध्यान खींचता है। वो एलेक्स की चाची हॉली जोन्स से मिलने जाता है, ये देखने के लिए कि भूल भुलैया का जिक्र सुनकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। हॉली, एक बूढ़ी शांत दिखने वाली महिला, कहती है, एलेक्स ज्यादा बोलता नहीं। बचपन में एक हादसा हुआ था सांपों से, तब से वो डर जाता है। लेकिन असली सच अभी बाकी है। फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। बॉब के घर में मिले कपड़ों पर जो खून था वो सुअर का खून था, असली खून नहीं। बॉब के घर के पीछे खुदाई की जाती है। सिर्फ बच्चों के आकार की डमियां मिलती है, असली लाशें नहीं। एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाई जाती है।
पता चलता है कि बॉब खुद बचपन में अपहृत किया गया था। उसने एक अपराध की किताब पढ़ी थी जिसमें द इनविजिबल मैन नाम के एक अपहरणकर्ता की कहानी थी। बॉब उसकी नकल कर रहा था। वो कपड़े ग्रेस के घर से चुराए गए थे। वो ब्रेक इन के दौरान बॉब का कोई लेना देना नहीं था असली अपहरण से। फिर एक चमत्कार होता है। जॉय बर्च जिंदा मिल जाती है। वो नशे में कमजोर लेकिन जिंदा है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन एना अभी भी गायब है। केलर अस्पताल में जॉय से मिलने जाता है। जॉय अभी बहुत कमजोर और नशे के असर में है। केलर पूछता है, बेटी बताओ तुम कहाँ थी, एना कहाँ है? जॉय उसकी तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है, आप वहां थे। केलर को बिजली का झटका लगता है। वो समझ जाता है जॉय ने उसकी आवाज सुनी थी जब वो एलेक्स को यातना दे रहा था। जॉय भी वहीं कहीं थी। मतलब वो हॉली के घर में थी। केलर अस्पताल से भाग निकलता है। लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केलर गायब हो जाता है। लोकी सीधे केलर की इमारत पर जाता है। वहां वो एलेक्स को जंजीरों में बंधा पाता है। एलेक्स भूखा प्यासा घायल है। हे भगवान, लोकी चिल्लाता है। इस बीच केलर हॉली के घर पहुंचता है। उसके पास औजार और हथियार है। वो सोचता है, अब मैं इस बुढ़िया से सच उगलवाऊंगा। लेकिन हॉली एक कदम आगे है। जैसे ही केलर अंदर जाता है, हॉली बंदूक तानकर खड़ी है। तो तुम आ ही गए, हॉली ठंडी मुस्कान के साथ कहती है। केलर हैरान हो जाता है। तुम? हॉली बताना शुरू करती है। उसकी आवाज में न कोई दुख न कोई पछतावा, सिर्फ ठंडा गुस्सा। हाँ, मेरे पति और मैं, हमने बहुत से बच्चों का अपहरण किया। एलेक्स हमारा पहला शिकार था 26 साल पहले। उस समय वो सिर्फ 7 साल का था। तुमने ऐसा क्यों किया? भगवान के खिलाफ जंग। हॉली की आंखी में पागलपन की चमक है। हमारा अपना बेटा कैंसर से मर गया। हमने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसने नहीं सुनी। तो हमने फैसला किया, हम और माता पिताओं का विश्वास तोड़ेंगे। हम उनके बच्चे छीन लेंगे ताकि वे भी भगवान से नफरत करें। एलेक्स ने तुम्हारी बेटियों को सिर्फ राइट दी थी। बेचारा नासमझ था। असली अपराधी मैं हूं। केलर गुस्से में चिल्लाता है, मेरी बेटी कहाँ है? धाएं। हॉली केलर की टांग में गोली मार देती है। केलर दर्द से चीखता हुआ गिर जाता है। एक पुरानी गाड़ी के नीचे एक गड्ढा है। हॉली केलर को उस गड्ढे में धक्का दे देती है। केलर नीचे गिरता है। अंधेरा, ठंड और दर्द। उसकी टांग से खून बह रहा है। तभी उसे कुछ मिलता है, एक सीटी। ये एना की सीटी है। एना यहां थी। केलर एहसास होता है एना जिंदा है, लेकिन खून बहता जा रहा है। केलर कमजोर होता जा रहा है। वो जानता है कि वो मर सकता है। आखिरी बार वो प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन प्लीज एना की रक्षा करना, उसे बचा लेना। इस बीच लोकी हॉली के घर पहुंचता है। वो एलेक्स के बारे में बताने आया है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई जवाब नहीं, लेकिन लोकी को अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। उसे शक होता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर वो एक तस्वीर देखता है, हॉली के पति की, जिसके गले में वही भूल भुलैया का लॉकेट है। ये वही आदमी है जो पादरी के तहखाने में मिला था। लोकी अपनी बंदूक निकालता है और घर में खोज शुरू करता है। फिर वो एक भयानक दृश्य देखता है। हॉली एना को जहर का इंजेक्शन दे रही है। एना कमजोर, बेहोश, मरने के करीब है। लोकी चिल्लाता है, हाथ ऊपर करो, बंदूक नीचे रखो। हॉली धीरे से मुड़ती है। वो अपनी रिवॉल्वर उठाती है। धाएं धाएं। 2 गोलियां चलती है। हॉली की गोली लोकी के माथे को छूती हुई निकल जाती है। खून बहने लगता है, लेकिन लोकी की गोली सटीक निशाने पर लगती है। हॉली पीछे गिरती है और मर जाती है। लोकी तुरंत एना को उठाता है। वो बहुत कमजोर है। उसकी सांसें धीमी हो रही है। नहीं नहीं, मेरे साथ रहो, लोकी चिल्लाता है। वो दौड़कर एना को गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल की तरफ भागता है। सायरन बजता है। गाड़ी तेज रफ्तार से भागती है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स तुरंत एना का इलाज शुरू करते हैं। घंटों की मेहनत के बाद एना की जान बच जाती है। ग्रेस, एना की मां, रो पड़ती है। खुशी के आंसू, राहत के आंसू। वो लोकी को गले लगाती है। थैंक यू सो मच। एक सवाल पूछती है जो लोकी को असहज कर देता है। डिटेक्टिव केलर, मेरे पति, अगर वो मिल जाए तो क्या उन्हें जेल होगी? लोकी कुछ देर चुप रहता है, फिर ईमानदारी से कहता है, शायद हाँ।
ग्रेस की आंखें फिर नम हो जाती हैं। उसका पति एक अपराधी बन गया है, लेकिन उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। अब सबसे बड़ा सवाल, केलर कहाँ है? रात हो चुकी है। लोकी हॉली जोन्स के घर पर वापस आता है। ये अब एक अपराध स्थल है। पुलिस की टीम पूरे यार्ड में खुदाई कर रही है। शायद और बच्चों की लाशें मिलें, लेकिन जमीन जमी हुई है। ठंड की वजह से खुदाई बहुत मुश्किल है। एक पुलिस वाला लोकी से कहता है, सर हम आज के लिए रुक रहे हैं। इस जमी हुई जमीन को खोदने में हफ्तों लग जाएंगे। टीम पैकअप करके जाने लगती है। लोकी अकेला घर के बाहर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में थकान है। इतने दिनों की जांच, तनाव, खून सब खत्म हो गया है। बच्चियां बच गईं, अपराधी मर गया, केस बंद। लेकिन केलर का क्या? लोकी अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगता है। तभी एक आवाज आती है, फीन फीन, बहुत धीमी, बहुत दूर से। लोकी रुक जाता है। क्या ये हवा की आवाज थी? वो सोचता है। वो फिर चलने लगता है। फीन फीन फीन। ये आवाज फिर आती है, इस बार थोड़ी साफ। लोकी मुड़कर देखता है। अंधेरा है, सब पुलिस वाले जा चुके हैं, सिर्फ वो अकेला है। वो ध्यान से सुनता है। फीन फीन फीन। ये एक सीटी की आवाज है। फीन फीन फीन। केलर। लोकी ई समझ में आ जाता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली होने लगती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। लेकिन क्या केलर बच पाता है? फिल्म जवाब नहीं देती, ये दर्शकों पर छोड़ देती है। प्रिजनर्स की असली कहानी क्या है? ये फिल्म सिर्फ एक रहस्य थ्रिलर नहीं है, ये नैतिकता, न्याय और प्रतिशोध के बारे में है। केलर डोवर एक अच्छा आदमी था। वो अपने परिवार से प्यार करता था, भगवान में विश्वास करता था, कानून का सम्मान करता था। लेकिन जब उसकी बेटी गायब हुई तो उसकी दुनिया उल्टी हो गई। उसे लगा कि कानून कमजोर है, पुलिस नाकाम है और भगवान ने उसे छोड़ दिया है। तो उसने अपना कानून बनाया। उसने एक बेगुनाह आदमी को यातना दी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपराधी है। लेकिन क्या ये सही था? और यही प्रिजनर्स की असली ताकत है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। इस कहानी से एक बात साफ है, जब प्यार और डर मिलते हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है, अच्छा या बुरा। ये उसके इरादों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और कभी कभी सबसे बड़ी सजा ये नहीं है कि हम जेल जाएं, सबसे बड़ी सजा है अपने किए के साथ जीना।